ये दोस्तों आज हम लोग इसी वीडियो में ये सब सारा कुछ याद करने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम, राजधानी केंद्रक, लवक, ये सब सभी के बारे में इसी वीडियो में हम लोग याद करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए आपको हर हाल में इस वीडियो में याद हो जाएगा। कुछ अलग तरीक़ा से हम लोग इसमें याद करने वाले हैं और लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे। आपका सारा कंप्लीट रहेगा लास्ट में। तो चलिए देखते हैं। देखिए दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो क्वेश्चन है सिर्फ वही यहाँ पे लिखा गया है। अल्टमैन क्या है? तो अल्टमैन माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। अल्टमैन ये खोज कब किया था? तो 1886 में। 1886 में अल्टमैन ने खोज किया था। बेंडा ने इसका नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बेंडा दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र। और ये डीएनए जो है, ये डीएनए ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और केंद्रक में भी पाया जाता है, हरित लवक में भी पाया जाता है। तो हम लोग क्या क्या देखे? हम लोग फिर से वही चीज़ को रिवीजन करने वाले हैं। अल्टमैन माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था, बेंडा उसका नाम दिया था और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है और कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ये हम लोग देखें। अब देखते हैं गोल्जी काय के बारे में। गोल्जी काय तब कैमिलो गोल्जी ने इसका खोज किया। ये इटली का था। कैमिलो गोल्जी खोज किया। गोल्जी काय को यातायात का प्रबंधक कहा जाता है। गोल्जी काय को क्या बोलते हैं? यातायात का प्रबंधक बोलते हैं। कैमिलो गोल्जी खोज किया। गोल्जी काय को यातायात का प्रबंधक बोलते हैं। और ये कोशिका भित्ति और लाइसोसोम, ये दोनों में गोल्जी काय जो निर्माण होती है, ये कोशिका भित्ति और लाइसोसोम। पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो गोल्जी काय बॉडी जो है ये कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण करती है। ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करती है। कोशिका भित्ति, लाइसोसोम और ग्लाइकोलिपिड, ये तीनों का निर्माण करती है गोल्जी काय बॉडी। तो हम लोग क्या क्या देखे फिर से देखते हैं। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय बॉडी का खोज किया। गोल्जी काय कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है और कोशिका भित्ति, लाइसोसोम और ग्लाइकोलिपिड, ये तीनों का निर्माण गोल्जी काय बॉडी करती है। ये देखें। आप लोग वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए। इसमें याद हो रहा है कि नहीं? इसमें हम लोग इसी वीडियो में याद करते जाएंगे। लाइसोसोम के बारे में देखते हैं। तो लाइसोसोम का खोज किसने किया? डी डुबे ने। लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया। लाइसोसोम जो है ये सभी प्रकार का जल अपघटनीय एंजाइम रखता है। लाइसोसोम सभी प्रकार का जल अपघटनीय एंजाइम है। इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। और ये स्तनधारी जो है, स्तनधारी के आरबीसी के कण में ये लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। स्तनधारी का आरबीसी कण है, उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो हम लोग देखें, डी डुबे ने लाइसोसोम का खोज किया और लाइसोसोम सभी प्रकार का जल अपघटनीय एंजाइम है। आत्मघाती थैली कहते हैं लाइसोसोम को। और स्तनधारी के आरबीसी कण में ये नहीं पाया जाता है। इसको फिर से रिपीट करते हैं। डी डुबे ने खोज किया लाइसोसोम ये सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम से बना है, आत्मघाती थैली कहते हैं। और स्तनधारी के आरबीसी कण में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आइए लवक के बारे में देखते हैं। तो लवक जो है, लवक ये सिर्फ पादप कोशिका में मिलता है। लवक कहाँ मिलता है? सिर्फ पादप कोशिका में। लवक 3 होता है, हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। 3 प्रकार का लवक होता है, पादप कोशिका में मिलता है। हरित लवक हरे रंग का होता है, हरे रंग का पर्णहरित होता है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। हरित लवक में राइबोसोम पाया जाता है। और अवर्णी लवक जो होता है ये रंगहीन होता है,
ये कैसा होता है, रंगहीन होता है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है, ये जड़ में पाया जाता है। अब बर्नी लवक जो है, ये बर्नी लवक फूल फल ये सब में बर्नी लवक पाया जाता है, जिसके कारण कलर होता है। वही रसोई है, तो रसोई हरित लवक को रसोई का घर कहा जाता है, हरित लवक को। कैरोटीन का निर्माण जो है, कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्ती का रंग पीला होता है, कैरोटीन के निर्माण के कारण। फिर है उसके बाद लाइकोपिन। कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्ती का रंग पीला होता है, लाइकोपिन। तो लाइकोपिन टमाटर में पाया जाता है, कैरोटीन गाजर में, विटामिन चुकंदर में, और फाइकोसाइनिन है। तो फाइकोसाइनिन जो है वनस्पति को परवैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए, फाइकोसाइनिन बचाने वाला ये वर्णक है। वनस्पति को परवैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन है, तो फाइकोसाइनिन। इसी को फिर से हम लोग देखते हैं। तो लवक में हम क्या क्या देखे, ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाएगा। 3 प्रकार का लवक है, हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। और ये लवक को ये रसोई घर कहा जाता है, हरित लवक को रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है। कैरोटीन निर्माण के कारण ये कुछ पत्ती का रंग पीला होता है। लाइकोपिन देखें, लाइकोपिन टमाटर में, कैरोटीन गाजर में, विटामिन चुकंदर में। अब फाइकोसाइनिन जो है ये परवैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। आइए रसधानी के बारे में देखते हैं। तो रसधानी जो है ये निर्जीव रचना है, निर्जीव रचना है, ये कोशिका का निर्जीव रचना है, और तरल पदार्थ इसमें भरी होती है। रसधानी में, रसधानी में तरल पदार्थ भरा होता है, और ये कोशिका का निर्जीव रचना है। रसधानी जो है जंतु में छोटा होता है, लेकिन पादप कोशिका में बड़ा बड़ा होता है। पादप कोशिका में बड़ा बड़ा होता है और जंतु में छोटा छोटा होता है। टोनोप्लास्ट किसको बोलते हैं, तो रसधानी के चारों तरफ एक झिल्ली सा घिरा हुआ रहता है, एकल झिल्ली घिरा हुआ रहता है, उसी को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। रसधानी के चारों तरफ एकल झिल्ली जो होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट। आइए केंद्रक के बारे में देखते हैं। तो केंद्रक, केंद्रक का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया। केंद्रक जो है, केंद्रक का प्रबंधक के रूप में ये कार्य करता है। केंद्रक कोशिका का प्रबंधक है ये केंद्रक। और क्रोमैटिन, तो क्रोमैटिन जो है ये केंद्रक दर्भ में धागे नुमा पदार्थ के जाल के रूप में पाया बिखरा हुआ दिखाई पड़ता है, उसे ही क्रोमैटिन बोलेंगे। केंद्रक में, केंद्रक दर्भ में धागे नुमा पदार्थ के जाल के रूप में बिखरा हुआ जो दिखाई पड़ेगा उसको क्रोमैटिन बोलेंगे। फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन नाम दिया था उसको, फ्लेमिंग ने ही उसका नाम क्रोमैटिन दिया था। और क्रोमैटिन जो बना होता है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। गुणसूत्र, जब क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे या धागे के रूप में संगठित जब होता है तो उसे गुणसूत्र बोलते हैं। गुणसूत्र सब में अलग अलग होता है, जैसे मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है, चिंपांजी में 24 जोड़ी गुणसूत्र होता है, बंदर में 21 जोड़ी गुणसूत्र होता है। मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, तो मैट्रिक्स बोलेंगे गुणसूत्र में जेली के समान जो गाढ़ा दर्भ होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, गाढ़ा दर्भ को। इसके बाद है गुणसूत्र, तो गुणसूत्र जो है इस पर जीन लगा होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षण को हस्तांतरित करता है। गुणसूत्र ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षण को हस्तांतरित करता है, यानी आनुवांशिक गुण का वाहक के लिए उत्तरदायी होता है ये गुणसूत्र। वंशागति का वाहक कौन होता है, तो गुणसूत्र होता है। इसको फिर से रिपीट करते हैं। रॉबर्ट ब्राउन क्या है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया। अब केंद्रक कोशिका का प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। क्रोमैटिन क्या होता है, तो धागे नुमा जाल की तरह बिखरा हुआ होता है, उसको क्रोमैटिन बोलते हैं। फ्लेमिंग ने इसका नाम दिया था, क्रोमैटिन नाम दिया था। क्रोमैटिन जो बना होता है ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का बना होता है क्रोमैटिन। और गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र जब क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे धागे के रूप में जब संगठित हो जाता है उसे गुणसूत्र होता है। ये सभी में निश्चित होता है गुणसूत्र, जैसे मानव में हो गया 23 जोड़ी गुणसूत्र, और चिंपांजी में हो गया 24 जोड़ी गुणसूत्र, और बंदर में हो गया 21 जोड़ी गुणसूत्र। अब मैट्रिक्स फिर देखें, मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, गुणसूत्र में जेली के समान जो गाढ़ा दर्भ पाया जाता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये वंशागति का वाहक कौन है, तो गुणसूत्र है।
चलिए डीएनए के बारे में देखते हैं। तो डीएनए ज़्यादातर कहाँ मिलता है? ज़्यादातर ये डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। ज़्यादातर डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है डीएनए, और केंद्रक में भी पाया जाता है, हरित लवक में भी पाया जाता है, तीनों में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए में क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए 4 प्रकार का क्षार बेस रखता है, क्षार को बेस बोलते हैं। डीएनए 4 प्रकार का क्षार होता है। डीएनए में कौन कौन होता है? तो एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। डीएनए में 4 प्रकार का क्षार होता है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। आगे देखते हैं। और तो ये जो होता है एडेनिन जो होता है ये थायमिन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। एडेनिन किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? थायमिन के साथ। और गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। एडेनिन और थायमिन के बीच 2 अबंध होता है। एडेनिन और थायमिन के बीच 2 अबंध होता है, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच 3 अबंध होता है। याद रखिएगा, 3 हाइड्रोजन अबंध होता है। यही दिया गया है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन अबंध और 3 हाइड्रोजन अबंध। वाटसन क्रिक क्या है? तो वाटसन क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडल मॉडल दिया था। द्विकुंडल संरचना वाटसन क्रिक दिया था 1962 में। इसी के लिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला था, वाटसन और क्रिक को। जीन क्या है? तो डीएनए की इकाई है जीन डीएनए की इकाई है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण भी करता है। डीएनए प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो ये हरगोविंद खुराना ने किया था। आइए फिर से इसको रिपीट करते हैं। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो ये केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, और माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में भी पाया जाता है। हम लोग देखें, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, और डीएनए में 4 प्रकार का क्षार होता है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। ये 4 प्रकार का क्षार होता है, जो एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ होता है। एडेनिन और थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन अबंध होता है, और गुआनिन और साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन अबंध होता है। उसके बाद देखें कि वाटसन और क्रिक के बारे में देखें, तो ये डीएनए का द्विकुंडल मॉडल दिए थे, और इसी के लिए 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। जीन क्या है? तो डीएनए की इकाई जीन है, और डीएनए ही प्रोटीन संश्लेषण का भी नियंत्रण करता है। और हरगोविंद खुराना ने डीएनए का प्रयोगशाला में सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। आइए देखते हैं आरएनए के बारे में। तो आरएनए ये 3 प्रकार का होता है आरएनए। एक आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। आरआरएनए जो होता है इसका काम होता है, ये राइबोसोम पर लगा होता है आरआरएनए, और ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है आरआरएनए। टीआरएनए क्या होता है? तो ट्रांसफ़र आरएनए बोलते हैं इसको, टीआरएनए को। और एमआरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। ये अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है, एमआरएनए। केंद्रक और कोशिका दर में आरएनए पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक और कोशिका दर में ये पाया जाता है। इसमें भी देखिए 4 होता है, एडेनिन, गुआनिन और यूरेसिल और साइटोसिन। यहाँ पे आ गया यूरेसिल, यहाँ थायमिन था, थायमिन के जगह यूरेसिल आ जाता है। आरएनए में थायमिन के जगह यूरेसिल आ जाता है, याद रखिएगा। और उसके बाद हो गया साइटोसिन, ये सभी थायमिन के जगह यूरेसिल आ जाता है। इसको फिर से रिपीट करते हैं। आरएनए कितना प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। आरआरएनए में राइबोसोम पर लगा होता है ये आरआरएनए, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। और टीआरएनए ट्रांसफ़र आरएनए बोलते हैं। एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। केंद्रक और कोशिका दर ये दोनों में आरएनए पाया जाता है। अब आरएनए में ये एडेनिन, गुआनिन और यूरेसिल और साइटोसिन पाया जाता है। ये थायमिन के जगह यूरेसिल आ जाता है।
आइए देखते हैं कोशिका विभाजन के बारे में। तो कोशिका विभाजन का खोज किसने किया था? सबसे पहले कोशिका विभाजन किसने देखा था? तो बिरचाऊ ने। बिरचाऊ ने ये 1855 में कोशिका विभाजन देखा। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, आसूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। आसूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री 3 प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो आसूत्री विभाजन किसमें किसमें मिलता है, किसमें किसमें आसूत्री विभाजन होता है? तो ये देखिए, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल हो गया, जीवाणु हो गया, ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। मतलब ये अविकसित जीव जितने हैं उसमें आसूत्री विभाजन मिलता है, आसूत्री विभाजन। ये बल्थेयर फ्लेमिंग ने जंतु कोशिका में ये सबसे पहले देखे। बल्थेयर फ्लेमिंग ने, ये पूरा एक ही साथ है, जंतु कोशिका में सबसे पहले आसूत्री विभाजन देखे। तो समसूत्री विभाजन को सबसे पहले जंतु कोशिका में देखा गया था। ये बल्थेयर फ्लेमिंग ने ये जंतु कोशिका में सबसे पहले समसूत्री विभाजन को देखे। समसूत्री विभाजन जो होते हैं ये 5 चरण में होता है। समसूत्री विभाजन 5 चरण में होता है समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन का 5 अवस्था जो होता है, एनाफेज, वो सबसे छोटा होता है, 2 से 3 मिनट का होता है। उसके बाद है फार्मर एवं मुर्रे ने। फार्मर और मुर्रे ने अर्धसूत्री विभाजन नाम दिया। 1905 में फार्मर और मुर्रे ने अर्धसूत्री विभाजन नाम दिया। और बीजमैन ने अर्धसूत्री विभाजन का खोज किया था। बीजमैन ने स्ट्रासबर्ग क्या है? तो इसका विस्तृत अध्ययन किया था स्ट्रासबर्ग ने, इसका काफ़ी डिटेल अध्ययन किया था। अर्धसूत्री विभाजन जो है यह जनन कोशिका में पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन किस में पाया जाता है? जनन कोशिका में। ये 2 चरणों में होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो है ये गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान करता है। और वो एक है समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आदान प्रदान ये नहीं करता है, आनुवांशिक पदार्थ आदान प्रदान नहीं करता है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन ये गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थ को आदान प्रदान करता है। ये अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था सबसे लंबा होता है, लेकिन समसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था सबसे छोटा होता है। आइए फिर से इसको देखते हैं। तो बिरचाऊ क्या था? तो बिरचाऊ कोशिका विभाजन का सबसे पहले देखा था। बिरचाऊ 1855 में 3 प्रकार का विभाजन है, आसूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। आसूत्री विभाजन जो होता है अविकसित कोशिका में होता है। आसूत्री विभाजन अविकसित कोशिका जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ, ये सब में आसूत्री विभाजन होता है। उसके बाद हम देखें समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन को सबसे पहले बल्थेयर फ्लेमिंग ने देखा था। ये जंतु कोशिका में ये 5 चरण में होता है। समसूत्री विभाजन 5 चरण में होता है और ये जंतु कोशिका में देखा था। उसके बाद हो गया फार्मर और मुर्रे हो गया। फार्मर और मुर्रे ने अर्धसूत्री विभाजन नाम दिया। फार्मर और मुर्रे, ये बीजमैन ने इसका खोज किया था अर्धसूत्री विभाजन का। स्ट्रासबर्ग ने इसका काफ़ी डिटेल से व्याख्या किया। अर्धसूत्री विभाजन जो है ये भी जनन कोशिका में पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ये 2 चरण में होता है। हम अभी देखें कि अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में होता है और अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में होता है और समसूत्री विभाजन 5 चरण में होता है। तो हम लोग देख लिए। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? तो हम लोग देखे थे कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। 1 नंबर हो जाएगा इसका। कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो कोशिका का यातायात प्रबंधक हम लोग देखे थे गोल्जी काय को। यहाँ पे गा होगा, गोल्जी काय को कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो आत्मघाती थैली लाइसोसोम को बोलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा लाइसोसोम। बर्नी लवक कहाँ मिलता है? तो हम लोग देखे थे 3 तरह का लवक, बर्नी लवक, अबर्नी लवक। तो बर्नी लवक जो मिलता है ये यहाँ पे बर्नी लवक है। बर्नी लवक कहाँ मिलता है? तो
वर्णी लवक कहाँ मिलता है, यहाँ पे हो जाएगा फल फूल, यहाँ पेड़, ये ऑप्शन फालतू पड़ गया। फल फूल ये सब में वर्णी लवक मिलता है, जड़ में अवर्णी लवक मिलता है, हम लोग देखे थे। इसके बाद है वनस्पति पर यहाँ परवैगनी है। यहाँ परवैगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन है, तो फाइकोसाइनिन हम लोग देखे थे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रसधानी जो एकल झिल्ली से घिरा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं, हम लोग देखे थे कि टोनोप्लास्ट बोलते हैं। रसधानी जो एकल झिल्ली से घिरा हुआ होता है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। चिंपांजी में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो हम लोग चिंपांजी में गुणसूत्र की संख्या देखे थे, आप लोग कमेंट में बताइए। और मिलते हैं हम लोग इसी तरह का वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।